हेलो एवरीवन। ये वीडियो प्लीडिंग्स टॉपिक पे है और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लीडिंग्स क्या होता है, क्या हिस्ट्री रही है प्लीडिंग्स की, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आया जब सीपीसी में अगर हम बात करें तो सीपीसी में दिया गया है ऑर्डर 6 रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब बात आती है कि प्लीडिंग में ये तो है, ठीक है, मान गए, लेकिन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो प्लेंट का मतलब क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? प्लेंट मतलब होता है कि जब कोई एलिगेशन लगाता है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम प्लेंट। तो वो कुछ स्टेटमेंट दे के लगाता है ना, स्टेटमेंट में अपना फैक्ट लिखता है कि एलिगेशन क्या है, डिस्प्यूट क्या है, अगली पार्टी के अगेंस्ट वो क्यों केस कर रहा है, क्या डिटेल्स हैं, क्या हुआ क्या था। तो वो सारी चीज़ें आती हैं प्लेंट में। उस रिटन स्टेटमेंट को, सॉरी, उस स्टेटमेंट को जो कि लिखा हुआ होता है उसमें रिटन में सब कुछ, उसे कहते हैं प्लेंट। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट जब जिस पार्टी के अगेंस्ट केस किया जा रहा है तो वो पार्टी उसके आंसर में, जो प्लेंट फाइल की गई उसके आंसर में अपना कंटेंशन लिखती है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो जो भी डिटेल है, जो भी वो करना चाहती है, कहना चाहती है कि प्लेंट में जो जो लिखा गया, डिस्प्यूट्स लिखे गए, कंटेंशंस लगाए गए, उसमें वो या तो ये करेगी कि एडमिट करेगी, डिफेंडेंट जो होगा वो एडमिट करेगा कि हाँ ये हुआ था, तो ये हो जाएगा एडमिशन, और डिनाई करेगा कि ये नहीं हुआ था। तो रिटन स्टेटमेंट में वो ये करता है कि अपना आंसर देता है कि प्लेंटिफ का क्लेम जो है वो कितना सही है और कितना गलत है डिफेंडेंट के हिसाब से, जो मतलब जस्टिफिकेशन देना एक तरह से। और कुछ अगर ऐड करना चाहता है अपनी तरफ से तो वो ऐड भी कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो है सिविल सूट स्टार्ट हो कोर्ट में, उससे पहले क्या होता है कि कोर्ट को पता होना चाहिए कि उसे डिसाइड क्या करना है। अगर कोर्ट को यही नहीं पता होगा, ठीक है, तो कोर्ट कैसे जो है हियरिंग तो लेगी, लेकिन हियरिंग लेने के समय पे समझ थोड़ी ना आ जाएगा एग्जैक्टली कि करना क्या है। पता होगा प्लीडिंग्स रिटन फॉर्म में उसके पास प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आई होगी, तो कोर्ट को समझ आ चुका होगा कि इस केस में इशू ये है, तो उस इशू को मेनली जो है वो देखेगा उस समय हियरिंग के समय पे, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि पार्टीज़ जो है पहले से बता दे कि उनका मेन इशू क्या है। जब मेन इशू पता चल जाएगा तो फिर हम जो हियरिंग पे डिस्कस करेंगे वो वही डिस्कस करेंगे जो रेलिवेंट होगा, ठीक है, जो पार्टीज़ के बीच में मेन डिस्प्यूट होगा, ठीक। तो आज का अगर हम देखें कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारा जो प्लीडिंग्स है वो किससे गवर्न होती है, तो वो हमारे सीपीसी से गवर्न होती है, और बाकी जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आती रहती हैं उससे भी गवर्न होती है। और जो प्लेंट फाइल करता है उसे बोलते हैं, प्लेंट एक्चुअली कंप्लेंट से लिया गया है, ठीक है। सिविल कोर्ट के लिए हम लोग प्लेंट यूज़ करते हैं, और जब क्रिमिनल कोर्ट में कोई मतलब स्टेटमेंट सबमिट करता है अपना कंप्लेन का, तो उसे वर्ड हम कंप्लेन ही यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये है बेसिक सा इंट्रो। सीपीसी के सेक्शन 26 में कहा गया कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड by the presentation of a plaint or in such manner other manner as may be prescribed। मतलब ये कि जब भी आप कोर्ट में कोई सूट फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्लेंट फाइल करो, ठीक है, प्लेंट प्रेजेंट करो कोर्ट में, ठीक है, तभी आपका हम ये मानेंगे कि सूट फाइल हुआ है, ठीक। ऑर्डर 4 रूल 3 कहता है कि आप कोई भी जो भी प्लेंट फाइल कर रहे हो उसको डुप्लीकेट में करो, ठीक है, डुप्लीकेट में करो। क्यों? क्योंकि एक तो कोर्ट के पास कॉपी जाएगी, ठीक, और दूसरी कहाँ जाएगी, जो अपोजिट पार्टी है हम उसको भी देंगे कि हमने ये एलिगेशन लगाए हैं आपके खिलाफ,
ठीक है। तो या तो कोर्ट, देखो ये तो कोर्ट को सबमिट होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट के बिहाफ पर कोई और ऑफिसर बिठाता है कोर्ट, तो उसको भी सबमिट करी जा सकती है, ठीक है। फिर ऑर्डर 8 रूल 1 ये कहता है कि जब भी सूट फाइल होता है, जब हमने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, अपना प्लेंट वहाँ पे हमने अपना भेज दिया, सबमिट कर दिया, तो कोर्ट सम्मन इशू करता है डिफेंडेंट को, अपोजिट पार्टी को, कि अपीयर हो, आओ और अपने जो क्लेम लगाया है प्लेंटिफ ने उसका आंसर दो, ठीक है। और जो आप अपने डिफेंस में कहना चाहते हो उसका रिटन स्टेटमेंट दो। और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं 30 डेज़ के अंदर। जिस दिन सम्मन इशू हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर डिफेंडेंट को अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, और फिर उसके बाद जैसा भी कोर्ट बोलता है उस हिसाब से अपीयर होना होता है। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्या होता है मैंने बता चुकी हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या, ठीक है, जो डिस्प्यूट बन गया। एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, कि प्लेंटिफ जो क्लेम कर रहा है उसके जो भी बाकी के डिटेल्स हैं वो सारे प्लेंट में लिखे जाते हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कॉज ऑफ एक्शन और बाकी डिटेल्स होते हैं वो प्लेंट कहलाते हैं। अब रिटन स्टेटमेंट की भी फिर से डेफिनेशन है, देख लीजिए। डिफेंस स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स होते हैं और अदर डिटेल्स होते हैं जो डिफेंडेंट अपने फेवर में, अपने डिफेंस में कहता है, उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट क्यों फाइल करता है डिफेंडेंट? वो इसलिए कि प्लेंटिफ ने जो जो एलिगेशंस, जो जो कंटेंशंस उसमें अपने प्लेंट में लिखे हैं उस सब का वो आंसर देता है, ठीक है। और कुछ एडिशनल ऑब्जेक्शन भी करना होगा तो भी उसमें वो लिख सकता है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं था, मैं इसे एडमिट नहीं करता, मैं इसको डिनाई करता हूँ, ठीक है। या जो एडमिट करता है उसके लिए लिखेगा एडमिट करता हूँ, और जो डिनाई कर रहा है प्लेंटिफ का क्लेम वो उसे लिखेगा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इसे डिनाई करता हूँ। सो अगर देखा जाए तो कोई भी जो भी केस होता है उसकी बेसिक फाउंडेशन प्लीडिंग्स ही होती है। स्टार्टिंग प्लीडिंग से है और सारी चीज़ें, हियरिंग और आर्गूमेंट्स, एविडेंस देना, ये सारा प्लीडिंग्स में आता है। तो स्टार्टिंग ही प्लेंट से हुई, इसलिए हमेशा जो है प्लीडिंग्स बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट आपका छूट गया तो बाद में आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप जो है बाद में कुछ नए नए पॉइंट्स लेकर के आ जाओ सरप्राइजिंगली कोर्ट के सामने और दूसरी डिफेंडेंट के सामने, क्योंकि आप पहले कुछ कह रहे हो, बाद में कुछ कह रहे हो, कोर्ट को लगेगा कि ये तो आप आफ्टर थॉट कर रहे हो, आप जो है सोच समझ के कर रहे हो, कि जब आपको लगा कि इसका आंसर ये नहीं, ये कर दें क्योंकि केस आपके फेवर में जाए, तो आप नई नई चीज़ें बता रहे हो, अपने आप से बना रहे हो, इसलिए। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें प्लीडिंग्स को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ जैसे कि कोई कुछ नई चीज़ें, कोई नए फैक्ट्स बाद में हो गए, ठीक है, उस वक्त थे ही नहीं, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो अपनी प्लीडिंग में। लेकिन बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है, ठीक है, उसको हम फर्दर पढ़ेंगे जब, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि अब वही कंक्लूजन में कि प्लीडिंग्स में क्या होता है, प्लीडिंग्स में वही प्लेंटिफ का मटेरियल फैक्ट्स क्या क्या कहा है उसमें, कंटेंशंस क्या क्या है, क्लेम क्या है प्लेंटिफ का, ठीक है। और यही तीनों चीज़ें डिफेंडेंट की भी, कि डिफेंडेंट ने क्या क्या फैक्ट्स रखे, क्या कंटेंशन लगाए या रखे, क्या एडमिट किया, क्या डिनाई किया, ये सारी चीज़ें प्लीडिंग्स होती हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लीडिंग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लीडिंग में देखिए सबसे पहले क्या है कि जब किंग्स वगैरह होते थे तो पहले भी यही होता था कि जब कोई डिस्प्यूट होता था तो लोग जो है किंग के पास जाते थे उसे डिसाइड करवाने के लिए। तो किंग के सामने वो अपना पूरा केस रखते हैं, मैटर इशू रखते थे, ठीक है। उसके बाद किंग के, तब तो ओरल हियरिंग होती थी,
ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि कुछ प्लीडिंग जैसा ऐसा रिटन स्टेटमेंट बन रहा है, प्लेंट बन रहा है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये है कि सेम सारी चीज़ें वैसी होती थी कि जो है फिर किंग उसको बुलाता था अपोजिट पार्टी को, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था, क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन सब कुछ ओरल होता था। जो किंग होता था वो अपने दिमाग में रखता था सारी चीज़ें, जो कोर्टियर्स होते थे वो भी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते थे, ठीक है। और सेम चीज़ें मुग़ल पीरियड में भी होती थी, एवरीथिंग वाज ओरल इन फॉर्म, ठीक। लेकिन फिर आया ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया, कोर्ट्स और इस्टेब्लिश हुए, दीवानी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह। फिर जो है उसी वक्त ये भी हुआ था कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना था। तो फिर ये हुआ कि अब कैसे होगा, तो फिर तब ये बनाया गया कि सारी चीज़ें ओरल नहीं हो सकती, ठीक है, लिटिगेशन इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं और अब जो है सारी चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए। तो फिर सारे रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे प्रोसीडिंग्स के। फिर जो है ये प्रोसेस जो था ओरल वाला वो ख़त्म किया गया और अब ये हुआ कि जो इशू लिटिगेंट्स हैं, जो जिनके बीच डिस्प्यूट है, वो दोनों पार्टीज़ अपने अपने क्लेम रिटन फॉर्म में लाएंगे। क्लेम और कंटेंशंस जो भी है वो सारा जो है लिख करके कोर्ट में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इससे जो है थोड़ा सा इजी हो गया कि जो कोर्ट है उनके लिए भी इजी हो गया और पार्टीज़ के लिए भी इजी हो गया कि पहले से हमें पता चल जाता है कि ये इशू है। तो 19वीं सेंचुरी से आप कह सकते हो कि प्लीडिंग्स का प्रोसीजर जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो गया और इजी हो गया हमारे लिए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट। तो प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट मेनली देखा जाए तो ये है कि दूसरी पार्टी को ये बताना कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, हमारा ये इशू है, आप जो है देख लो कि क्या जो भी कंटेंशंस लगा रहे हैं आप देख लो, मैं आपके खिलाफ़ ये नोटिस, ये केस फाइल कर रहा हूँ। प्लीडिंग्स में एक्चुअली देखा जाए तो हम मेन डिस्प्यूट जो होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। हम ये बताते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो इशू बना रहे हैं, मेन जो इशू के फैक्ट्स हैं वो। और जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसमें डिफेंडेंट जो है वो बताता है कि मैं ये फैक्ट्स एडमिट करता हूँ कि नहीं, मैं क्या डिनाई करता हूँ। इससे ये होगा ना कि जब हियरिंग होगी तो हियरिंग पे हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो मेन इशू है, जो डिनाइड हो गया है, जो डिफेंडेंट ने डिनाई कर दिया है, माना नहीं है, ठीक है। और जो मान गया है उसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसका तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है प्लीडिंग्स में। तो प्लीडिंग से होता क्या है, प्लीडिंग सेव द टाइम, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ प्लीडिंग से टाइम बचता है क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ डिस्कस करेंगे आगे हियरिंग में जो मेन इशू है, मेन डिस्प्यूट है, ठीक है। एक्सपेंसेस बचते हैं, बहुत सारा एक्सपेंस बच जाता है कि हमें जो है बाकी इश्यूज़ नहीं देखने हैं, जो एडमिट हो गए हैं उसकी तो कोई हमें डिस्कस ही नहीं करना है, बहुत एक्सपेंसेस होता है, वो सारा बच जाता है, ठीक है। एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं तो जो एडमिट हो गया है इशू हमारा, डिफेंडेंट ने कर लिया है एडमिट, उसके लिए हमें एविडेंस लाने की ज़रूरत ही नहीं है, कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना है जो कि डिफेंडेंट ने डिनाई कर दिया है, ठीक। तो इससे हमारा एक्सपेंस भी बचा, ट्रबल, टाइम, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। और एडवांटेज क्या है कि पार्टीज़ को पहले से पता चल जाता है कि क्या पॉइंट्स रेज होंगे ट्रायल पे और इससे वो आंसर करने के लिए प्रिपेयर रहती हैं पहले से, ठीक है। प्लीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने एक नया फैक्ट ला दिया जाए, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी नई चीज़ ऐड कर दे, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यही रूल्स हैं प्लीडिंग्स के कि आपको ये सारी चीज़, प्लीडिंग्स का फ़ायदा और मतलब यही है कि आप पहले से सारी चीज़ें जो है ला के दो कोर्ट को, ताकि कोर्ट भी पहले से देख सके कि क्या इशू है। जो चीज़ कोर्ट पहले अगर देख लेगा तो फिर उसी इशू पे वो देखेगा हियरिंग के टाइम पे कि क्या होना है,
और अगर उसे पता ही नहीं होगा, हियरिंग स्टार्ट हो गई, जाना कहाँ है, उसे पता ही नहीं होगा किस चीज़ पे डिस्प्यूट को डिसाइड करना है, समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले से बता दो, ताकि कोर्ट भी समझ जाए कि ये डिस्प्यूट है तो ये क्वेश्चंस होने चाहिए, ये जो है पूछना चाहिए प्लेंटिफ को डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ से, या कोर्ट को, इन दोनों से। ठीक है, तो बस यही है। फिर उसके बाद ओजस ने अपनी बुक में ये कहा है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है, कि कोर्ट को पहले से पता चल जाता है तो कोर्ट के लिए इजी हो जाता है, और डिफेंडेंट को ये हक है जानने का कि उसके अगेंस्ट क्या केस किया है प्लेंटिफ ने, प्लेंटिफ को हक है कि डिफेंस ने जो है क्या क्वेश्चंस या क्या क्वेश्चन करेगा या क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये यही बोला गया, और यही स्टेटमेंट और एक दूसरे के आंसर्स को अगर हम सब मिला दें तो यही होता है प्लीडिंग्स, कि क्या कोई एक जो है वो क्या क्लेम कर रहा है, क्या कंटेंशंस हैं उसके, क्या एलिगेशन लगा रहा है, और दूसरा उसको कैसे आंसर कर रहा है, क्या आंसर कर रहा है। इन दोनों को मिला दे तो इट विल बी अ इट इज़ कॉल्ड प्लीडिंग। ओके, सो 3 मेन ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं अगर कंक्लूज़न देखें, कि प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट ये होता है कि क्या मेन इश्यूज़ हैं पार्टीज़ के बीच जिसकी वजह से प्लीडिंग की जा रही है, वो पता चलता है। दूसरा ये होता है कि अपोजिट पार्टी को एक मौका देना कि ये एलिगेशन हमने आपके अगेंस्ट लगाए हैं, आप जो है इनको देख लो, प्रिपेयर हो जाओ इनको आंसर करने के लिए। थर्ड ये है कि कोर्ट को ये पता चलना कि हमें इस इशू पे डिसीज़न देना है, तो कोर्ट भी प्रिपेयर हो जाता है कि हमें इस इशू को एडजुडिकेट करना है। तो प्लीडिंग का मेन मतलब यही होता है, प्लीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ प्लीडिंग्स, और इसके आगे भी मैं प्लीडिंग्स पे वीडियो बनाऊंगी। दिस वाज जस्ट बेसिक वीडियो, सो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स regarding this short video whatever I have made, okay, so that I can make another video as well. Thank you.